हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कौटिल्य बुक का सॉल्यूशन। ये जो बुक है न्यू एडिशन वाली, इसी बुक का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें सिर्फ हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के जितने भी चैप्टर्स है उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मात्रक एवं मेजरमेंट के सारे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों इस बुक में, उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं मात्रक एवं मापन के सारे क्वेश्चन। इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा एग्जाम के पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। एसआई पद्धति में निम्न में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों, एसआई पद्धति में वह विकल्प जो मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है वो है हमारा लंबाई, द्रव्यमान और समय। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां हैं। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? दोस्तों, एसआई पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने होते हैं? तो 7 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की तीव्रता और प्रकाश की तीव्रता। लंबाई का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर। समय का मात्रक सेकेंड। तापमान का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्न में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, मूल भौतिक राशियों को हमको मापना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? मूल मात्रक का ही तो उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन पहला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल भौतिक राशियों जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया आदि को मापते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? तो वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों के संयोजन से बनते हैं। मतलब इनका निर्माण किससे होता है? मूल मात्रकों से होता है। जैसे आयतन हो गया, गति हो गया, बल हो गया, ऊर्जा, ये सभी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। दोस्तों, मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए मूल मात्रक का उपयोग किया जाता है, जबकि व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, शक्ति का मात्रक वाट, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है बताइए? बताओ दोस्तों, पृष्ठ तनाव जो होता है वो होता है बल बटे लंबाई के। क्या होता है? बल बटे लंबाई के होता है। अच्छा, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? सभी को पता होगा, MLT-2। इसको तो आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए, MLT-2। लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर तो L मतलब हो जाएगा, L मतलब L ही होगा ये तो L से ये L0 कट जाएगा तो बचेगा क्या? या L0 नहीं भी काटते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? L तो कट गया तो L0 और T-2 तो पहले से है। तो जो पृष्ठ तनाव की विमा जो होगी वो क्या होगी? ML0 T-2। ML0 T-2 ऑप्शन थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पृष्ठ तनाव होता क्या है? किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करता है और कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है, या यही क्या है? पृष्ठ तनाव है। या फिर पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव की सतह पर प्रति इकाई लंबाई पर कार्य करता है। इसे न्यूटन प्रति मीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? न्यूटन प्रति मीटर में मापा जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई होता है। तो हमने निकाल दिया इसका विमीय सूत्र। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हम निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो दोस्तों, हम निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं बताइए? तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, निरपेक्ष त्रुटि वह त्रुटि है जो मापित मान और वास्तविक मान के बीच के अंतर के परिमाण के बराबर होती है। मतलब निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान के।
ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एम्पियर डैश का एसआई मात्रक होता है दोस्तों। एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है बताइए? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत शक्ति का वाट, विद्युत आवेश का कूलाम। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में मूल राशि निम्न में से कौन सी नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? बल, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता या फिर समय। दोस्तों पदार्थ की मात्रा होती है जिसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ज्योति तीव्रता होती है जिसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। समय होती है जिसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। लेकिन बल जो है ये क्या है? एक व्युत्पन्न इकाई है, मतलब व्युत्पन्न राशि है बल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4700 मीटर में कितने सार्थक अंक होते हैं, ये हमसे पूछा है दोस्तों। 4700 की बात है। अब एक चीज देखिए, 4700 हमको क्या बोला है? 4700। तो दोस्तों गैर शून्य अंक के बाद में आने वाले शून्य वो सार्थक नहीं होते हैं। ये कंडीशन है कि गैर शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ पे कितने होंगे? 2 होंगे। क्यों? क्योंकि ये 4700 है। यदि अगर पॉइंट लग जाता 4.700 तो 4 सार्थक अंक हो जाते दोस्तों, ठीक है, क्लियर। तो 2 सार्थक अंक होंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल में आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ना कि बी वाला, ठीक है, क्लियर। किसी संख्या में आने वाले सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, तो सभी अशून्य अंक तो सार्थक होते हैं, जबकि संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। सार्थक नहीं होते हैं, लेकिन कंडीशन कब? अगर दशमलव के बाद आ रहे हैं तो उसको सार्थक माना जाता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ दशमलव नहीं था इसलिए हमने सार्थक नहीं माना है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 55,60,000 किलोमीटर के लिए वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा, ये हमसे पूछा है दोस्तों। जब भी आपसे वैज्ञानिक संकेतन बनाने के लिए बोले ना, तो आप क्या करिए, एक अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए। क्या कर लीजिए? 55,000 60,000 है ना, ये है। आप एक अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए बस। अब आपने एक अंक के बाद दशमलव लगाया, अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है वो गिन लीजिए। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। तो कुछ मत करिए, 5.56 लिख लीजिए और गुना में क्या कर दीजिए? 10 की पावर 6 कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर में। बस इतना ही आपको करना है। जब भी वैज्ञानिक संकेतन बोले ना, तो दशमलव को पहली संख्या के बाद ही आपको रखना है। ऐसा नहीं कि 55 दशमलव, हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो सकता है ऑप्शन में 55 दशमलव, मान लो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे कि अभी तो हमने एक यहाँ पे देखिए, अभी तो आंसर होगा हमारा ये वाला, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला। मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी वाला ना होता, ये वाला ऑप्शन नहीं होता, कुछ और ऑप्शन होता, और हमारा ये दिया होता, मान लीजिए ऐसा 55.6 इंटू 10 की पावर 5, ऐसा दिया होता। तो ये सही है दोस्तों। अगर ऑप्शन में ये दिया होता तब, अगर ये 5.56 इंटू 10 की पावर 6 नहीं दिया होता तब की बात बता रहा हूँ आपको। तो अब अगर ऐसा दिया होता तो क्या करते? मैंने क्या बोला आपको? 55-60,000 है, ठीक है, 55-60,000 है, क्लियर। मैंने अब इसने आंसर में हमको 2 पॉइंट के बाद दिया, तो हम लगा लेते हैं 2 पॉइंट के बाद दशमलव। अब दशमलव के बाद देखिए कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, मतलब ये आएगा 55.6 इंटू 10 की पावर कितना? 5। तब ये राइट हो जाएगा अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो, उस कंडीशन में। लेकिन हर बार ऐसा होता है दोस्तों कि एक ही अंक के बाद हमको दशमलव लगाना होता है वैज्ञानिक संकेतन में, ठीक है। लेकिन हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो आपको ये भी चीज याद रखना है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, फिर 5.56 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। क्लियर, समझ गए? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा है दोस्तों। घंटा, किलोग्राम, मीटर और मोल। अब एक बात बताइए, किलोग्राम तो एसआई मात्रक है, मीटर भी एसआई मात्रक है, मोल भी एसआई मात्रक है, क्या घंटा एसआई मात्रक है? क्या नहीं, अगर सेकंड होता तो एसआई मात्रक होता, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये निम्न प्रकार से होते हैं, कौन कौन से? द्रव्यमान होता है जिसका मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई होता है जिसका मात्रक मीटर होता है, समय की बात करें तो सेकेंड होता है, तापमान की बात करें तो केल्विन होता है, विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा की बात करें तो मोल होता है, और प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो कैंडेला होता है दोस्तों। घंटा समय का एक मानक मात्रक है, लेकिन एसआई प्रणाली में समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
घन कोण का एसआई मात्रक क्या है? बताइए घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो घन कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। मतलब ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। दोस्तों घन कोण जो है ये 3 आयामी को होता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। जबकि रेडियन जो होता है ये समतल कोण का, मतलब समतल कोण का क्या होता है? एसआई मात्रक होता है, जो कि एसआई द्विआयामी कोण के लिए है। कैंडेला प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक है। मीटर की बात करें तो लंबाई का है। ठीक है, रेडियन हमने आपको बता दिया समतल कोण के लिए होता है, स्टेरेडियन किसका होता है? घन कोण का होता है। कैंडेला किसका होता है? प्रकाश की तीव्रता का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 ग्राम का मान एसआई मात्रक में कितना होगा? दोस्तों 100 ग्राम का मान एसआई मात्रक में बोला है, तो एसआई मात्रक में किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक, तो हमको किलोग्राम में इसको चेंज करना होगा। तो किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम में क्या होता है? 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। क्लियर? हमको बनाना है 100 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर क्या होगा? 1 ग्राम बराबर होगा 1/1000 किलोग्राम। 1/1000 किलोग्राम, तो एक ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम है, तो 100 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 100/1000 किलोग्राम। 100/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो जो 2 जीरो, मतलब 0.1 किलोग्राम जो होगा एसआई मात्रक में इसका मान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मापे गए मान की मानक या वास्तविक मान से निकटता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? दोस्तों मापे गए मान की मानक या वास्तविक मान से निकटता का वर्णन करने के लिए हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं यथार्थता। क्या बोलते हैं? यथार्थता बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी बोलते हैं उसको। अब बात करें मापे गए मान की वास्तविक मान से निकटता को हम बोलते हैं यथार्थता, एक्यूरेसी। जबकि मापन में बार बार दोहराव को हम बोलते हैं परिशुद्धता। एक्यूरेसी क्या है दोस्तों? देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का वास्तविक मान था 10, एक बच्चे ने मापा 10.1, तो ये क्या है? एक्यूरेसी है। क्या है ये? एक्यूरेसी है। ठीक है, ये एक्यूरेसी हो गई। अब मापन में बार बार दोहराना, अब पहली बार उसने मापा 10.1 आया, दूसरी बार नापा तो 9.9 आया, फिर तीसरी बार नापा तो 10.1 आया। अब ये नापते जा रहा है, तो बार बार नापते जा रहा है, मतलब दोहराव करते जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये आते जा रहा है, ये आता जा रहा है, ये आते जा रहा है, मतलब ये क्या है? परिशुद्धता है। परिशुद्धता है। बार बार वो नापता है, हर बार मान अलग आ रहा है, बार बार नाप रहा है, मान अलग आ रहा है, तो ये क्या है? परिशुद्धता। यथार्थता क्या होती है? यथार्थता मापे गए मान की वास्तविक मान से निकटता। उसने 10.1 मापा पहली बार में, फिर मापा तो 9.9, तो ये यथार्थता है, मतलब एक्यूरेसी है उसकी, कि बहुत वो करीब में है उस मान के। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का 1.21 ग्राम भाग 1.1 सेंटीमीटर क्यूब घेरता है, सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसके घनत्व की गणना कीजिए। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे आंसर में सार्थक अंक होंगे कितने। सबसे पहले तो हमको यही देखना है। क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो आंसर आएगा उसमें सार्थक अंक कितने होंगे। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमको दिख रहा है 3 सार्थक अंक और यहाँ पे कितने हैं हमारे? 2 सार्थक अंक है। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए, 3 सार्थक अंक नहीं होना चाहिए। जब भी गुना या भाग में हम सार्थक अंक देखते हैं तो हमेशा हमको ये देखना है सबसे कम मान का सार्थक अंक जो दिया है वही हमारा क्या होगा? आंसर में भी आएगा। अब यहाँ सबसे कम मान का सार्थक अंक कितना है? 2 है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे? 2 ही होने चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। यहाँ पे कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक है। दशमलव के बाद और गैर शून्य अंक के बाद यदि 0 आता है तो वो सार्थक माना जाता है, तो यहाँ कितने होंगे? 3 होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कितने? 4 सार्थक अंक है और हमको तो 2 सार्थक अंक में आंसर लाना है, तो डायरेक्टली आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? क्या इसको हमको सॉल्व करना था क्या? हमको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं ना, हमको सिर्फ दिमाग लगाना है और डायरेक्टली आंसर देखें। अगर हाँ अगर 2 मान 2 सार्थक अंक में आते, मान लेते कि यहाँ पे 1.3 भी आता, ये नहीं होता 1.3 होता, तब इसको हम सॉल्व करते। लेकिन यहाँ अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो जहां पे अगर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो वहां सॉल्व मत करिए, अपना टाइम बचाइए, क्योंकि टाइम जो आपका बचेगा वो अगले क्वेश्चन पे आपके काम आएगा। क्लियर ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5.74 ग्राम द्रव्यमान का एक घन
1.2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरता है। सार्थक अंकों की सही संख्या के साथ व्यक्त किया गया घनत्व डैश होगा। अब ये भी सेम वैसी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें भी सबसे पहले क्या देखिए आप, सार्थक अंक हमारे किसमें सबसे कम है। अब देखिए यहाँ पे 3 सार्थक अंक है 5.74 में, और यहाँ पे 2 सार्थक अंक है। इससे हमको एक चीज पता चल गया कि हमारा जो आंसर आएगा उसमें 2 सार्थक अंक होने चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है। यहाँ पे कितने हैं, 3 सार्थक अंक है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ कितने सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है। लेकिन तो हमें आंसर तो 2 सार्थक अंक में देना है, तो डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर बी, और हम आगे बढ़ गए। क्या इसको भी हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, क्या इसको भी सॉल्व करना था क्या। गुना और भाग का नियम क्या बोलता है सार्थक अंक में, गुना और भाग का नियम ये बोलता है कि हमको दिए गए क्वेश्चन में, दिए गए मान में अगर हमको गुना या भाग निकालना है तो हमको सबसे कम सार्थक अंक देखने होते हैं। जो सबसे कम सार्थक अंक होते हैं उसका आंसर भी जो आएगा हमारा वो कम उतने ही सार्थक अंक में आना चाहिए। तो हमने जब देखा द्रव्यमान और आयतन में सबसे कम सार्थक अंक आयतन में था, 2 ही था, और द्रव्यमान में 3 सार्थक अंक थे। तो हमने क्या दिखा कि हमारा जो कम सार्थक अंक है वो है 2, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, 2 सार्थक अंक में आएगा, ना कि 3 और 4 और 5 में। तो हमने डायरेक्टली आंसर निकाल के आगे बढ़ गए कि 4.8 इसका डायरेक्टली आंसर होगा। क्या इसको सॉल्व करना था क्या दोस्तों, आप ही बताइए। नहीं ना, इसको सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि हम इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, घनत्व बराबर लगा लीजिए द्रव्यमान बटे आयतन का फॉर्मूला और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। कर सकते हैं आप सॉल्व, ठीक है, इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और याद रखिए, जैसे कि क्वेश्चन है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो हमको पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या है हमारे पास में, द्रव्यमान आ गया हमारा 5.74 ग्राम, ठीक है, और आयतन क्या है हमारे पास में 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको जब काटेंगे ना तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4.7833, 4.7833 ये आएगा ना। ठीक है, तो इसको क्या मैं 4.783 बोलते हैं, तो 4.78 को मैं क्या 4.8 भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। मान लेते हैं 4.77 हमारा आया, 78 आया। अब मैं इसको राउंड अप कर लेता हूँ 4.8 में, तो कोई दिक्कत होगी क्या। हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि उसने क्या किया है, और सार्थक अंक हमको देखना है। या तो फिर एक नियम ये भी आपने पढ़ा होगा, यदि संख्या का अंतिम अंक 5 से अधिक है, संख्या का अंतिम अंक 5 से अधिक है, तो उसके पहले आने वाली संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं। उसके आने वाली संख्या में उसके पहले आने वाली संख्या में हम क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो जब ये देखिए 5 से ज्यादा है तो उसके पहले आने वाली संख्या 7 है, 7 में हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो ये 4.8 होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तापमान का मात्रक निम्न में से कौन सा नहीं है। दोस्तों तापमान का मात्रक कौन सा नहीं है, ओम जो है ये तापमान का मात्रक नहीं होता, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। डिग्री सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ये सभी किसके मात्रक है, तापमान के मात्रक है। दोस्तों तापमान किसी वस्तु या पदार्थ में मौजूद गर्मी या ठंडक की मात्रा का माप है। तापमान को डिग्री सेल्सियस, केल्विन तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। एसआई इकाई प्रणाली में तापमान की मूल इकाई केल्विन होती है। ओम जो होता है ये विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, प्रकाश ल्यूमिनेंस की एसआई इकाई क्या होती है। दोस्तों प्रकाश ल्यूमिनेंस की एसआई इकाई होती है कैंडेला प्रति वर्ग मीटर। क्या होती है, कैंडेला प्रति वर्ग मीटर होती है। दोस्तों ल्यूमिनेंस किसी सतह से किसी दिशा में निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता को दर्शाती है, और इसे इस तरह परिभाषित किया जाता है, ल्यूमिनेंस बराबर होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई एरिया। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, और एरिया का मात्रक क्या होता है, प्रति वर्ग मीटर, मतलब वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। तो कैंडेला प्रति वर्ग मीटर जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। मात्रकों में परिवर्तन से मापन में सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। 0.01 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या 0.0001 मीटर में अंकों की संख्या से भिन्न है। दोस्तों मात्रक में परिवर्तन से मापन में सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तो सत्य कथन है।
पहला कथन तो हमारा सत्य है। अब ये बोल रहा है 0.01 सेंटीमीटर, 0.0001 सेंटीमीटर है और 0.00001 सेंटीमीटर 1 मीटर है की संख्या से भिन्न है। मतलब सार्थक अंकों की संख्या जो है इन दोनों में भिन्न भिन्न है बोल रहा है। तो क्या सही है क्या दोस्तों? यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 1 है और यहाँ पे भी सार्थक अंकों की संख्या 1 है, तो क्या भिन्न है क्या? नहीं, ये तो एक समान है। तो दूसरा कथन हमारा असत्य है, पहला कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मात्रकों में परिवर्तन से मापन में सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, उपरोक्त उदाहरण में दोनों मात्रकों का सार्थक अंक समान है, ठीक है, जो कि 1 है। वह कथन एक हमारा क्या है? सही है। अब 0.01 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या 1 है और 0.0001 मीटर में भी सार्थक अंकों की संख्या 1 है, तो कथन तो हमारा गलत है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मूल इकाई है? बताइए कौन सी मूल इकाई होती है? तो मीटर जो है ये हमारी मूल इकाई है। न्यूटन हो गया, पास्कल हो गया, वाट हो गया, ये सभी क्या है? व्युत्पन्न इकाई है। दोस्तों एक स्वतंत्र भौतिक राशि जिसे अन्य भौतिक राशियों के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे मूलभूत राशि कहा जाता है। मूलभूत राशि की एसआई इकाई को मूलभूत इकाई कहा जाता है। 7 मूलभूत राशियां और उनकी मूलभूत इकाइयां होती है। कौन कौन सी होती है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, तापमान, विद्युत धारा, तापमान, और क्या होता है? और होता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये सभी क्या है? ये हमारी मूल मात्रक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या मूल इकाई है। चरम प्रतिबल की एसआई इकाई डैश होती है। दोस्तों चरम प्रतिबल की एसआई इकाई क्या होती है? ये होती है हमारी पास्कल। क्या होती है? पास्कल होती है। दोस्तों चरम प्रतिबल एक तनाव की मात्रा है जो किसी पदार्थ के टूटने या टूटने से पहले सहन कर सकता है। तनाव की इकाई बल प्रति क्षेत्रफल होती है। तनाव या दाब क्या बोलते हैं? बल बटा क्षेत्रफल ही तो होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल को क्या बोलते हैं? बल को बोलते हैं न्यूटन। बल बटे क्षेत्रफल होती है। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या फिर एसआई प्रणाली में तनाव की इकाई जो होती है पास्कल होती है या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, ठीक है। दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रूपांतरण सही है? ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों सही रूपांतरण जो है वो है ऑप्शन नंबर बी बराबर 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है और 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट आपको खुद से कर लेना है, खुद आपको प्रैक्टिस करना है, कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आयतन का एसआई मात्रक होता है घन मीटर। क्या होता है? घन मीटर होता है। दोस्तों आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर है। यह एसआई प्रणाली में आयतन का आधार मात्रक है। यह एक ऐसे घन का आयतन है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर लंबी हो। मिलीलीटर हो गया, लीटर हो गया और घन सेंटीमीटर हो गया, ये भी आयतन के मात्रक है, लेकिन वे एसआई प्रणाली की क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है, ना कि एसआई मात्रक, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ताप का एसआई मात्रक डैश होता है। दोस्तों ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है जिसका उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी अनुप्रयोग में किया जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान मापने की अन्य इकाइयां है, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मान एसआई मात्रक में क्या होगा? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मान एसआई मात्रक में निकालना है तो हमको मीटर प्रति सेकंड में निकालना होगा। तो हमको जाना है बड़ी से छोटी वैल्यू में, तो कुछ मत करिए, 10 इंटू कर लीजिए, छोटी वैल्यू को ऊपर रखिए, डिवाइडेड बाई 18 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 50/18। तो 18 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 18 दूनी 36, मतलब टू समथिंग में कुछ आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन हमको नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफपीएस पद्धति निम्न में से किन मूल मात्रकों पर आधारित है? दोस्तों एफपीएस पद्धति जो मूल मात्रकों पर आधारित है वो है हमारा फुट, पाउंड और सेकंड। क्या है? एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब क्या है? सेकंड है। दोस्तों एफपीएस प्रणाली जिसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग प्रणाली या इंपीरियल प्रणाली भी कहा जाता है, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों में उपयोग की जाती है। एफ का अर्थ फुट होता है जो लंबाई का मात्रक है, पी का अर्थ पाउंड होता है जो द्रव्यमान का मात्रक है, और एस का अर्थ सेकंड है जो कि किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। तो दो चीज आपको याद रखना है, एफपीएस प्रणाली जिसे क्या बोला जाता है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग प्रणाली भी बोला जाता है या फिर इंपीरियल प्रणाली भी कहा जाता है। हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि एफपीएस प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोनों ही नाम आपको याद रखना है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग प्रणाली और इंपीरियल प्रणाली, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक पास्कल डैश के बराबर होता है दोस्तों। एक पास्कल किसके बराबर होता है? तो एक पास्कल मतलब दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल की होता है कि नहीं होता है? बल बटे क्षेत्रफल। जब एक पास्कल होगा तो बल का मान भी क्या होगा? 1 न्यूटन, और क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो जो एक पास्कल होगा तो वो किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी वाला ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल के। दाब का ऐसा ही मात्रक 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर एक पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसआई पद्धति में तापमान का मूल मात्रक निम्न में से क्या है? तो एसआई पद्धति में तापमान का मूल मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। अभी इसके पहले बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, एसआई पद्धति में तापमान का मूल मात्रक केल्विन है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी मापों के लिए एक मानकीकृत इकाई है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान मापने की इकाई है, लेकिन एसआई पद्धति से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह डैश सेंटीमीटर होता है। दोस्तों 1 इंच को हमको किस में बदलना है? एसआई इकाई में बदलना है। दोस्तों हम जानते हैं 1 इंच बराबर क्या होता है? 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर के होता है। अगर सेंटीमीटर में बोले तो 2.54 सेंटीमीटर, यदि एमएम में बोले तो ये होता है 25.4 mm। ठीक है, कितना होता है? 25.4 mm होता है। और यदि मीटर में बोलते तो मीटर में कितना होता है? 0.0254 मीटर। तो ये तीनों ही चीजें आपको याद रखना है। अभी क्या बोला है? इंच से सेंटीमीटर, तो 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बोलता एमएम में बताओ तो 25.4 mm होते हैं। यदि बोले मीटर में बताओ तो 0.0254 मीटर होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाट प्रति स्टेरेडियन डैश की इकाई है। दोस्तों वाट प्रति स्टेरेडियन किसकी इकाई होती है? तो ये होती है विकिरण तीव्रता की इकाई। किसकी इकाई है? विकिरण तीव्रता की इकाई है वाट प्रति स्टेरेडियन। दोस्तों विकिरण तीव्रता को प्रति इकाई ठोस कोण की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह गोले की सतह के उस हिस्से पर आपतित शक्ति है जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों विमाओं में गोले के केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनाती है। वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता की इकाई होती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मील लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होता है। दोस्तों 1 मील पूछा है, कितने किलोमीटर के बराबर होता है? दोस्तों हम एक चीज जानते हैं कि 1 मील जो होता है ना, उसमें 1.6 किलोमीटर होते हैं। क्या होते हैं? लगभग में कितने होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं। हमसे पूछा है 1 मील के बारे में, तो 1 मील होगा जो 1.6 किलोमीटर के ही बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मतलब सही तरीके से मान देखा जाए तो जो होता है वो होता है 1.60934। ठीक है, लेकिन हम लगभग में 1.6 लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है। दोस्तों बैटरी की क्षमता हम किस में लिखते हैं? तो एम्पियर घंटे। एम्पियर घंटे में बैटरी की क्षमता को दर्शाया जाता है। दोस्तों सामान्यतः एक बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में मापी जाती है। यह ऊर्जा की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे बैटरी में संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? बताइए कौन सी मूल इकाई नहीं है? रेडियन, कैंडेला, मोल या फिर एम्पियर? तो दोस्तों रेडियन जो है ना, ये मूल इकाई नहीं है। कैंडेला किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। मोल किसका होता है? पदार्थ की मात्रा का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। तो ये तीनों ही जो है ये मूल इकाई है। रेडियन जो है मूल इकाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कैंडेला, मोल तथा एम्पियर मूल इकाई है, जबकि रेडियन जो है मूल इकाई नहीं है। रेडियन माप की एक इकाई है जिसका उपयोग कोणों को मापने के लिए किया जाता है। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइए रेडियन किस कोण की इकाई होती है? चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? बताइए व्युत्पन्न इकाई नहीं है। ल्यूमेन व्युत्पन्न इकाई है, वोल्ट व्युत्पन्न इकाई है, रेडियन व्युत्पन्न इकाई है, मोल जो है दोस्तों ये व्युत्पन्न इकाई नहीं है। ये कौन सी इकाई है? मूल इकाई है। कौन सी इकाई है? मूल इकाई है। दोस्तों किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मौलिक इकाइयों का संयोजन व्युत्पन्न इकाई कहलाता है। दिए गए विकल्पों में से ल्यूमेन, वोल्ट, रेडियन व्युत्पन्न इकाई है, जबकि मोल जो है व्युत्पन्न इकाई नहीं है, मतलब मूल इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न मात्राओं में से किसमें आयाम नहीं होते हैं?
बताइए किसमें आयाम नहीं होते हैं? तो दोस्तों सापेक्ष पारगम्यता जो होता है ना, इसमें आयाम नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी पदार्थ की सापेक्षिक पारगम्यता म्यू आर पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता पारगम्यता म्यू और मुक्त स्थान की पारगम्यता म्यू जीरो का अनुपात होता है। मतलब म्यू आर बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू जीरो। क्या होता है? म्यू अपॉन म्यू जीरो। यह आयामहीन राशि है। निर्वात के लिए इसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोणीय माप में 1 रेडियन डैश डिग्री के बराबर होता है। दोस्तों कोणीय माप में 1 रेडियन जो होता है वो होता है 57.27 डिग्री के बराबर। अब दोस्तों हम जानते हैं 1 रेडियन बराबर क्या होता है? 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री के। क्या होता है? 180 बटे पाई डिग्री के होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? 1 रेडियन बराबर डैश डिग्री के लगभग होगा। तो दोस्तों 1 रेडियन बराबर 180 पाई 180 बटे पाई, तो 180 बटे पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22 इंटू 7 ऊपर हमारा चले जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 18 साथी कितना होता है? 18 साथी होता है 7 8 56 की 6 हासिल का है 5 7 एकम 7 126। मतलब 1260 डिवाइडेड बाई 22 करेंगे हम। 1260 डिवाइडेड बाई 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 का कितने बार में जाएगा? 22 पंचे 20 पंचे 100 2 पंचे 10 तो 110। 22 पंचे 110। ठीक है, बच गया कितना यहाँ पे? 110। 16 बच गया। कितना बच गया? 16 बच गया। तो 22 सत्ते 7 दूनी 14 की 4 हासिल का है 7 दूनी 14 22 सत्ते 154। तो ये 57.27 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकालना समझ गया कैसे निकालना है? आपको ये याद रखना है कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री के। ठीक है, 1 रेडियन बराबर क्या होता है? 180 बटे पाई डिग्री के होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस विकल्प में एसआई आधार इकाई नहीं है? दोस्तों पदार्थ की मात्रा एसआई इकाई है, दीप्त तीव्रता एसआई इकाई है, विद्युत धारा एसआई इकाई है, आवृत्ति जो होती है ना ये एसआई इकाई नहीं होती है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बेस यूनिट है? दोस्तों बेस यूनिट कौन सा है? तो कैंडेला जो है ये बेस यूनिट है। बाकी तो सभी क्या है? व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कताल डैश की इकाई होती है। दोस्तों कताल जो होती है ना ये कैटेलिक एक्टिविटी की इकाई होती है। किसकी? कैटेलिक एक्टिविटी की। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कताल जो है कैटेलिक एक्टिविटी की इकाई है। यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की एसआई इकाई है। मतलब यूनिट्स की एक इकाई है जिसका उपयोग एंजाइमों की उत्प्रेरक गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या किस लिए किया जाता है? तो उत्प्रेरक की गतिविधि को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस्पात के एक ब्लॉक का भार 62 किलोग्राम व 8 ग्राम है। निम्न में से सही विकल्प उत्तर में लिखे। एक ब्लॉक का भार 62 किलोग्राम है दोस्तों, मतलब 62,000 ग्राम हो जाएगा। 62,000 ग्राम और 8 ग्राम तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 62 2 जीरो और 8 तो ये आएगा 62.008 ग्राम। क्या आएगा? 62.008 किलोग्राम जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो 62.008 किलोग्राम ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से मात्रक न्यूटन मीटर व जूल के बीच का सही संबंध क्या है? दोस्तों मात्रक न्यूटन मीटर व जूल के बीच सही संबंध क्या होता है? दोस्तों 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के। 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है? 1 जूल के होता है। अच्छा एक बात बताइए, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? दोस्तों कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। यही होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सभी को पता होगा कार्य का मात्रक क्या है? जूल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो अब अगर मैं 1 जूल बोलूं तो 1 जूल किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के, तभी तो हमारा आंसर 1 जूल आएगा। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर होगा 1 जूल के। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से 3/4 HP बराबर डैश किलोवाट के निकटतम का चयन करिए। मतलब हमसे पूछा है 3/4 HP बराबर कितने किलोवाट के होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों हम एक चीज जानते हैं कि 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। अगर मैं इसको किलोवाट में चेंज करूं तो 1000 से भाग देना पड़ेगा मुझे। तो जब 1000 से भाग दूंगा तो ये कितना आएगा? 0.74
0.746 किलोवाट, तो किलोवाट में आ गया। हमसे बोला है 3/4 एचपी, तो ठीक है 3/4, और हमको पता है एचपी का मान कितना है 0.746 है, 0.746 है, तो किलोवाट में निकल के आ जाएगा, किलोवाट में था। अब इसको काटेंगे दोस्तों हम जब, तो कितना निकल के आएगा, तो इसको जब काटेंगे तो आप काटिएगा तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो 3 छक 18 की 8 हासिल का है 1, 3 चौ 12 की 2, 3 चौ 12 और 1 13 की 3 हासिल का है 1, 3 7 21 और 1 22, और बट्टे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और पॉइंट कितने अंक के बाद है 3 अंक के बाद, तो 2.238, 2.238। अब इसको जब 4 से काटेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, तो जब 4000 से जब काटेंगे दोस्तों तो 4000 शून्यम 4000 भाग तो जाएगा नहीं 2200 में, फिर 4000 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार में तो जाएगा 4 पंचे। अब एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है 5 बार में, ऑप्शन नंबर बी वाला, तो डायरेक्टली आंसर लगाना, हमको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर 0.5593 ही आएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का यूनिट डैश है दोस्तों, ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, तो ऊर्जा की यूनिट होती है जूल, ऊर्जा और कार्य की इकाई एक ही होती है जूल। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, तो आपको ये चीजें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा का यूनिट है दोस्तों, धारा का क्या यूनिट होता है, तो एम्पियर जो है ये धारा की यूनिट है। वोल्ट की बात करें तो वोल्ट किसकी होती है, विभवांतर की। ओम किसकी होती है, प्रतिरोध की। जूल किसकी होती है, कार्य या ऊर्जा की होती है। ये तीनों ही चीजें आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रभावित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर होता है, क्योंकि आई बराबर क्या होता है दोस्तों, आई बराबर होता है क्यू अपॉन में टी के। मतलब 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रभावित होगा तो कितनी धारा होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करिए। हमसे बोला है सेल्सियस में फ़ारेनहाइट को बदलना है, तो हम जानते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, तो ये होता है C/5 बराबर होता है F-32 डिवाइडेड बाई 9। यही तो होता है, C का मान, सेल्सियस का मान कितना है 60 है, तो 60/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9 कर लेंगे। 5 से इसको काट देते हैं तो कितने बार जाएगा, 12 बार में। 12 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 12 9 108 बराबर F-32, तो -32 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 140 बराबर क्या आ जाएगा, 140 डिग्री बराबर आ जाएगा फ़ारेनहाइट के। तो फ़ारेनहाइट में जो मान होगा 60 डिग्री सेल्सियस का वो क्या होगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कितना होगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ऊर्जा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड तथा वाट मात्रकों के बीच का संबंध कौन सा है, ये हमसे पूछा है। मतलब न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड तथा वाट मात्रक के बीच का संबंध कौन सा है, ये हमको पूछा है। अच्छा, वाट किसका होता है, शक्ति का होता है, और शक्ति P बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर होता है कार्य बटे समय के होता है, कार्य बटे समय के। तो कार्य को क्या मैं F इंटू डी बाई टी भी लिख सकता हूँ क्या, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, ये भी तो होता है कार्य बराबर। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 वाट बराबर जो होगा, 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन प्रति मीटर प्रति 1 सेकेंड, ये तो बोल सकता हूं। तो ये वाट जो होगा वो किसके बराबर होगा, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 वाट होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे हुआ ये, क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केल्विन डैश का यूनिट है दोस्तों, केल्विन किसका होता है, तापमान का मात्रक होता है। ठीक है, तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है जो मुख्य रूप से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने में चिन्हित होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के इकाई के अनुसार तापमान की ऐसा इकाई क्या होती है, केल्विन होती है, और इसे कैपिटल के से दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 गैलन बराबर होता है दोस्तों, 1 गैलन बराबर क्या होता है, तो 4.546 लीटर के बराबर होता है 1 गैलन। दोस्तों गैलन जो है ना, ये आयतन को मापने की एक क्या है, इकाई है। 1 गैलन बराबर होता है 4.546 लीटर के बराबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल इकाई नहीं है, ये हमसे पूछा है। दोस्तों दाब मूल इकाई है क्या, नहीं। लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सभी क्या है, मूल इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
30 डिग्री बराबर डैश रेडियन के बराबर होता है। अब दोस्तों क्या पूछा है, 30 डिग्री पूछा है। हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर जो होता है ना वो होता है पाई बटे 180 रेडियन के, पाई बटे 180 रेडियन के। हमसे पूछा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा पाई बटे 180 इंटू 30 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कर दिया, 3 छक 18, मतलब पाई बाई 6 होगा 30 डिग्री रेडियन में। तो पाई बार 6 ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, क्या इसको मेरे को बताने की जरूरत है, क्या कैसे बदलना है, आप खुद बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बना लेंगे आप, इस क्वेश्चन को बस कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखिए, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। बस F की जगह पे आप 104 डिग्री फ़ारेनहाइट रख लीजिएगा और सॉल्व करके आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में बदलना है। अब हम एक चीज जानते हैं, एक चीज याद रखिए बस, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन के होता है, यही होता है 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 डिग्री के। तो अगर मैं बोलूं 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो एक रेडियन है, पाई रेडियन बराबर क्या होगा, तो पाई रेडियन बराबर जब मैं बोलूं तो पाई रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि 180 इधर चल जाएगा तो पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के। हमसे पूछा है पाई बाई 4 रेडियन, तो कुछ नहीं, जब पाई बाई 4 बोला है तो पाई के नीचे जब हम 4 से भाग लगा रहे हैं तो 180 में भी आप 4 से भाग लगा दीजिए, 180 में भी किससे भाग लगाइए, 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 चौ 16, 4 पंचे 20, तो मतलब पाई बाई 4 रेडियन जो होगा वो 45 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, चलिए इसको बताइए, अभी हमने बताया था कैसे करना है, चलिए इसको बताइए। अब देखिए 1 डिग्री मैंने बोला 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन के। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है 45 डिग्री, तो कुछ नहीं करना है, पाई बाई 180 गुना में क्या कर लीजिए 45 कर लीजिए, काट लीजिए, किससे काटेंगे अपन, 15 से काट दे, क्या 15 एकम 15 बच गया 30, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 से और काट दिए, 3 चौ 12, तो ये कितना निकल के आया हमारा, पाई बाई 4 निकल के आया। लेकिन आंसर तो हमारा पाई बाई 4 है ही नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पाई बाई पाई का मान रख लीजिए, पाई का मान हम 3.14 भी लग सकते हैं, 3.14 डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब देखिए 314 में जब 400 का भाग देंगे तो जीरो, स्टार्टिंग में जीरो तो आना ही है, स्टार्टिंग में जीरो तो आना ही है। अब बी ऑप्शन देख रहे हैं, सी ऑप्शन देख रहे हैं, डी ऑप्शन देख रहे हैं, इनमें तो 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत थी, क्या हमको नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 12 घन मीटर में कितने घन फीट होते हैं, ये हमसे पूछा है। दोस्तों हम जानते हैं 1 मीटर में होते हैं 3.281 फुट के। जब 1 मीटर में 3.281 फुट होते हैं तो एक घन मीटर में, तो एक घन मीटर में कितने हो जाएंगे, 35.28 घन फुट हो जाएंगे, है ना। हमसे पूछा है 12 घन मीटर में, कुछ नहीं, 3.28 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 424 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, क्लियर, क्लियर ना। अब बोलेंगे सर ये 35.28 आया कैसे, एक बात बताइए, 1 मीटर में हमको पता है 3.281 फुट होते हैं, तो हमको मीटर क्यूब लेना है, तो 3.281 इंटू 3.281 इंटू 3.281 का मल्टीप्लाई जब करेंगे आपस में तो ये निकल के आएगा हमारा 35.28 घन फुट। ठीक है, क्लियर है ना। अब समझ में आया कैसे हुआ, 3.28 कैसे आएगा, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.281 इंटू 3.281 का 3 बार हमको मल्टीप्लाई करना है, 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.28 कुछ समथिंग में आएगा, तो 30.28 हम लेंगे। अब इसमें हमको 12 घन मीटर, 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 424 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। -42 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, इसको बताने की जरूरत है क्या मुझे, आप खुद बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 दिन में कितने मिनट होते हैं, ये पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 6 दिन में क्या होंगे, 6 इंटू 24 घंटे, और 1 घंटे में हमारे पता है कि हर 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 24 इंटू 60 जब करेंगे तो 8640 घंटे करेक्ट आंसर इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
2 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के। हमसे बोला है 2, तो 1.6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 3.2 किलोमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 डिग्री डैश रेडियन के बराबर होगा। अब भी हमने आपको बताया था, तो 1 डिग्री बराबर होता है 1 पाई बटे 180 रेडियन के। तो हमसे क्या बोला? 36, तो पाई बटे 180 करिए, पाई बटे 180 गुना में क्या हो जाएगा? 36 कर लीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 दूनी 36, 8 दूनी 18 एकम 18, 18 18 दूनी 36, 2 से काट दीजिए 5 बार, पाई बटे 5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 मीटर स्क्वायर बराबर डैश mm स्क्वायर, ये हमसे पूछा है। दोस्तों मिली का मान क्या होता है? मिली का मान होता है 10⁻³ हमको तो यहाँ स्क्वायर में चाहिए, तो 10⁻³ को स्क्वायर जब करेंगे तो 10⁻6 होगा कि नहीं होगा? -6। तो मतलब ये बोल सकता हूँ कि 2 इंटू 1/10⁻6, ये बोल सकता हूँ मैं। जब 10⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा mm²। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं मिली जो होता है वो क्या होता है? 10⁻³ होता है। क्लियर। तो इसको 10⁻³ मतलब 1/10⁻³ ही तो बोलते हैं। हमको स्क्वायर बोला है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो 10⁻6 जब ऊपर आएगा तो क्या होगा? 10⁻6 जब ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्लियर। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4.6 किलोमीटर बराबर डैश डेसीमीटर के, ये हमसे पूछा है। दोस्तों हम जानते हैं 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने होते हैं 1 किलोमीटर में? 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में हम जानते हैं कितने मीटर डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं? डेसीमीटर होते हैं 10 डेसीमीटर होते हैं। तो जब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 से इधर मल्टीप्लाई होगा। तो 1000 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? इधर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 1000 से। तो 10 इंटू 1000, 1000 इंटू 10 कर देंगे, 1000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10,000। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि 1 किलोमीटर बराबर किसके होता है? 10,000 डेसीमीटर के होता है। किसके होता है? 10,000 डेसीमीटर के। हमसे 4.6 किलोमीटर बोला है, तो बस 10,000 डेसीमीटर में 4.6 का क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? 46, कितने जीरो? 3 जीरो, 46,000 किलो, 46,000 डेसीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 2 औंस बराबर डैश ग्राम। दोस्तों आप डायरेक्टली याद रखो, 1 औंस में होते हैं 28.34 ग्राम। 2 औंस में बोला है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो आंसर कितना आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 56.7 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 घन मीटर बराबर डैश घन सेंटीमीटर के। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब, तो 100 का भी क्यूब करेंगे तो मतलब 10⁻6 होगा कि नहीं होगा? तो ये बोल सकते हैं कि 3 इंटू 10⁻6 घन सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 6 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? अब दोस्तों 6 डेकाग्राम में पूछा है। दोस्तों 1 ग्राम में होते हैं 0.1 डेकाग्राम, या 1 डेकाग्राम में बोले तो 10 ग्राम के बराबर होता है 1 डेकाग्राम। तो हमसे पूछा है 6 डेकाग्राम, तो 6 इंटू 10 करेंगे तो 60 ग्राम होते हैं 6 डेकाग्राम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2/5 किलोवाट बराबर डैश वाट के। हम जानते हैं 1 किलोवाट में क्या होता है? 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। तो 2/5 किलोवाट में क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 200 इंटू 2, 400 वाट। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0.5 के डब्ल्यू एच बराबर डैश जूल। दोस्तों हम जानते हैं 1 के डब्ल्यू एच में क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो इसमें 0.5 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6, मल्टीप्लाई करिए। 5 छक 30 की 0, हासिल का आया
5 छक 30 की शून्य, हासिल का आया 3, 5 तिया 15 और 3 18 और इंटू 10 की पावर 6 जूल। कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक के बाद 2, 1.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे का एक ब्लॉक का भार 63 किलोग्राम व 6 ग्राम है, तो निम्न में से सही विकल्प कौन सा होगा? बस कुछ नहीं, 6300 मतलब 63,000 ग्राम, 63,000 ग्राम और 6 ग्राम को और जोड़ लीजिए, तो 63 तो रहेगा 20 और 6, तो 63.006 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही विकल्प कौन सा है, ये हमको बताना है। दोस्तों, सही विकल्प वाट प्रति स्टेरेडियन विद्युत चालकता की इकाई होती है क्या? नहीं, गलत बात। वेग एसआई आधार इकाई है क्या? नहीं। 1 न्यूटन प्रति मीटर बराबर 0.9810 होता है क्या? नहीं, तो 1 जूल के बराबर होता है। कताल कैटेलिक एक्टिविटी की इकाई है? हाँ, कताल जो है कैटेलिक एक्टिविटी की इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 273 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश केल्विन के, सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है। हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन बराबर होता है, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। तो ये हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस का मान कितना है? 273 प्लस 273 को जोड़ लीजिए, तो कितना हुआ? 3 3 6 7 7 14 की 4, हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5, 546 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? दोस्तों, 10 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है, ये हमसे पूछा है। हम जानते हैं 1 किलोग्राम होता है 9.81 न्यूटन के बराबर। हमसे 10 बोला है, तो 9.81 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 998.1 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही कथन क्या है? दोस्तों, सही कथन क्या है? नॉटिकल मील दूरी की इकाई होती है क्या? बिल्कुल सत्य बात है, नॉटिकल मील दूरी की इकाई होती है। शक्ति की एसआई इकाई जूल है क्या? नहीं, शक्ति की एसआई इकाई तो वाट होती है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। और शक्ति की एसआई इकाई जूल वाट होती है, और जूल किसकी होती है? कार्य या ऊर्जा की एसआई इकाई। तो केवल पहला और तीसरा क्या है? सत्य कथन है। दोस्तों, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होती है या फिर वाट होती है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई है? दोस्तों, मोल मूल इकाई है, कैंडेला मूल इकाई है, एम्पियर मूल इकाई है, वोल्ट जो है दोस्तों ये व्युत्पन्न इकाई है। दोस्तों, एसआई पद्धति में 7 मूल व 2 पूरक मात्रक है। मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल ये मूल मात्रक, तथा रेडियन व स्टेरेडियन क्या है? पूरक मात्रक है। ठीक है, क्लियर? 310 किलोमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर के। दोस्तों, हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है किसके? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। किसके होता है? 1000 मीटर के होता है। और 1 मीटर बराबर होता है, क्या होता है? 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर के होता है। 100 सेंटीमीटर के, है ना? यही होता है। हमको पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 1 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1 किलोमीटर हो जाएगा 10 की पावर 5 सेंटीमीटर के। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? देखिए, 1 किलो में होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। बस हमने क्या किया? 1 किलोमीटर को इस प्रकार से लिख लिया। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिए कि 1 किलोमीटर बराबर किसका आ गया? 1 किलोमीटर बराबर आया 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। हमसे बोला है 310 किलोमीटर, तो 310 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 310 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, तो एक जीरो और ले लेंगे इसमें, तो 10 की पावर 6, 31 इंटू 10 की पावर 6। ऑप्शन नंबर ए वाला ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? 350 ग्राम बराबर डैश मिलीग्राम के। दोस्तों, 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम, तो 350 ग्राम में कितने होंगे? 350 इंटू 1000 करेंगे, 35 इंटू 10 की पावर 4 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? निम्न में से गलत कथन है। केल्विन तापमान की इकाई है, बिल्कुल सत्य कथन है।
एम्पियर धारा की इकाई है, बिल्कुल सत्य कथन है। 1 इंच बराबर 25.4 सेंटीमीटर होता है क्या? नहीं, ये तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो ये गलत हो गया। 1 गैलन बराबर 4.54 लीटर होता है क्या? 1 गैलन बराबर 4.54 लीटर होता है क्या? बिल्कुल होता है, 1 गैलन बराबर 4.54 लीटर। तो ऑप्शन नंबर चौथा भी क्या है हमारा? सही है। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर केवल तीसरा वाला जो है ये गलत कथन है। ठीक है, क्योंकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और 25.4 होते हैं। ठीक है, क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया? क्लियर? तो दोस्तों ये थे मात्रक एवं मापन के सारे क्वेश्चन कौटिल्य बुक के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।